स्टूडेंट्स, आज की क्लास में स्वागत है। कल हमने ताक्षणिक वेग के बारे में पढ़ा था और चाल के बारे में पढ़ा था। उसके बाद मैंने घर से आपको एक न्यूमेरिकल करने के लिए दिया था। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो न्यूमेरिकल क्या था? न्यूमेरिकल ये था गृह कार्य में कि यदि x = अल्फा टी स्क्वायर और y = बीटा टी स्क्वायर दिया हो तो ताक्षणिक वेग का परिमाण ज्ञात करना है। ये जो दिया हुआ है एक कण के चाल के बारे में दिया हुआ है, एक मोशन के बारे में दिया हुआ है। एक कण है जो मोशन कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, और उसको एक्स वाई प्लेन में जो मोशन कर रहा है उसके लिए x = ये अल्फा टी स्क्वायर और y = बीटा टी स्क्वायर दिया हुआ है। तो सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास दिया हुआ है एक्स वाई प्लेन में जब मोशन कर रहा है कोई पार्टिकल, तो x = अल्फा टी स्क्वायर, y = बीटा टी स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने बताया था अगर हमें वेग ताक्षणिक वेग ज्ञात करना है तो क्या होता है, v होता था अंडर रूट के अंदर vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड ये होता था। vx क्या है? x डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है, और vy क्या है? y डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है। तो इसका फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें डिफरेंशिएशन करना होगा इसका, और vy फाइंड आउट करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन करना होगा इसका y का। ठीक है, तो कर देते हैं। तो vx और vy फाइंड आउट कर लेते हैं। तो vx हो जाएगा t/dt × अल्फा टी स्क्वायर। इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो ये अल्फा तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और टी स्क्वायर का जैसे कि मैंने कल बताया था, टी स्क्वायर का क्या आया था डिफरेंशिएशन 2t। यस, देखिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t कैसा है। देखें, x की पावर इनका डिफरेंशिएशन होता है, अगर कहीं पे आपको इस तरीके से दिया हो, x की पावर इनका होता है n x की पावर n-1, यानी कि x की पावर इनका डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n-1। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, n यानी कि पावर आगे जाएगी 2 इंटू x की पावर यानी कि t की पावर 2 - 1, 2 - 1 1, तो ये हो जाएगा 2t। ठीक है, इसी प्रकार vy देखते हैं क्या होगा। vy हो गया आपका d/dt, y फंक्शन y कितना देगा, बीटा टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका बीटा जो कि कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये आपका बचेगा बीटा इंटू और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t। ठीक, तो हमारे पास vx और vy की वैल्यू आ गई है, हम सीधे इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, तो v का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट के अंदर vx का स्क्वायर यानी कि अल्फा 2t का स्क्वायर, अल्फा इंटू 2t का स्क्वायर प्लस बीटा इंटू 2t का स्क्वायर। तो इसको देखते हैं कितना हो जाएगा। इसका टोटल का स्क्वायर करेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और 2t का स्क्वायर हो जाएगा 4t स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं 4t स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस सिमिलरली 2t का स्क्वायर 4t स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो हो जाएगा 4t स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ठीक, अब इस केस में आप देख रहे हैं 4t स्क्वायर इसमें भी दोनों जगह कॉमन ले लेते हैं। अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 4t स्क्वायर अंडर रूट के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देख लीजिए हमारा आंसर आ गया निकल के। वेक्टर v का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, देखें अंडर रूट 4 कितना होता है, 2 होता है, और अंडर रूट के अंदर t स्क्वायर है यानी कि पावर 2 है, और उसकी स्क्वायर रूट करेंगे तो पावर 1/2 हो जाएगी, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा t। तो t स्क्वायर का हो जाएगा t और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2t और अंडर रूट के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। लास्ट चीज मैं आपको वेग और चाल के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये है कि अगर हम वेग का समय के साथ समाकलन कर दें तो हमें विस्थापन प्राप्त होता है। ठीक है, वेग का समय के साथ समाकलन करने पर विस्थापन प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है समझिए आप। जैसे मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि v क्या होता है, dx/dt या dr/dt, जो भी आप कहना चाहें। ठीक, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं v × dt = dr, ठीक,
और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, इधर भी इधर भी, ठीक। तो इधर इधर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन फाइंड आउट हो जाएगा। तो विस्थापन इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, विस्थापन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, ठीक है। और इसी में अगर दूरी पूछ ले तो दूरी क्या हो जाएगा आपका, दूरी इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, आप इसका मैग्नीट्यूड लीजिए, क्योंकि विस्थापन दूरी में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड नहीं होता है, तो इसमें क्या मैग्नीट्यूड के साथ है, तो आप इसका जो आता है इसका आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए वेक्टर का, और आप क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो उस केस में क्या आपका निकल के जाएगा, दूरी निकल के। तो अभी हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, विस्थापन समय ग्राफ। हम लोग थोड़ा ग्राफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जो हमारा इक्विमेय गति है, बहुत सारे सवाल इस पे बेस्ड आते हैं, ग्राफ पे बेस्ड, ठीक है। तो इसलिए ग्राफ को अच्छे से समझते हैं। तो विस्थापन समय ग्राफ जो होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे समय दिया हुआ है t एक्स एक्सिस पे, और y एक्सिस पे हमें दिया हुआ है विस्थापन जो हो रहा है। तो विस्थापन समय ग्राफ जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, इसका ढाल जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, वेग को। तो ढाल जैसे आपको पता होगा, ढाल इज इक्वल्स टू क्या होता है, dy बाई dx, है ना, आपने मैथमेटिक्स से पढ़ा होगा, यानी कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास y की जगह क्या है, यहाँ पे x है, और x की जगह क्या है, यहाँ पे t है ना। तो ढाल यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी ढाल को हम लोग क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं, वेलोसिटी, dx बाई dt, यही होगा, है ना। y की जगह क्या t पुट कर दिया, सॉरी y की जगह x पुट कर दिया, और x की जगह t पुट कर दिया, तो क्या जाएगा dx बाई dt, और dx बाई dt को ही तो हम v बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। तो विस्थापन समय ग्राफ का जो ढाल है, जो स्लोप है, वो हमें किसको बताता है, वेलोसिटी को बताता है। चलिए अब एक उदाहरण के साथ विस्थापन समय ग्राफ को समझते हैं। मान लीजिए कोई कार है यहाँ पे, और ये कार 2 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चलते हुए जा रही है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हुए जा रही है, ठीक। तो इसके लिए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होने वाला है। देखिए यहाँ मान लीजिए टाइम t, और यहाँ मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट x, मान लीजिए t इक्वल्स टू 1, ये मान लीजिए t इक्वल्स टू 2, ये t इक्वल्स टू 3, ये t इक्वल्स टू 4, ये t इक्वल्स टू 5, 1 2 3 4 और 5। तो ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, इस तरीके से। और यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट को बना लेते हैं, ये हो जाएगा 1, ये मान लीजिए 2, ये मान लीजिए 3, ये मान लीजिए 4, ये मान लीजिए 5, ठीक। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नियत चाल से चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, तो पहले सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 2 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, पहले सेकंड में 2 पे। दूसरे सेकंड में कहाँ पहुँच जाएगा, 4 पे पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। तीसरे सेकंड में कहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि हर सेकंड में कितना चल रहा है, 2 मीटर, 2 मीटर पर सेकंड का मतलब एक सेकंड में 2 मीटर, तो दूसरे सेकंड में 4 हो जाएगा, और तीसरे सेकंड में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 मान लीजिए यहाँ कहीं है, तो ये 3 मीटर पे यहाँ कहीं पहुँच जाएगा ऐसे, ठीक। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, नियत चाल से चल रहा है। तीनों को अगर हम पॉइंट को मैच करें, ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ आएगा, तो तीनों को मैच कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इसका ग्राफ आ गया, जब वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक, ये बनेगा ग्राफ। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड की जगह 1 मीटर पर सेकंड हो जाए तो क्या होगा, देखते हैं। 1 मीटर पर सेकंड हो जाए तो क्या होगा, तो 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगा,
अगर वेलोसिटी, तो 1 मीटर में मतलब 1 सेकंड में 1 मीटर चलेगा, तो पहले सेकंड में 1 मीटर यानी कि यहाँ आ जाएगा ये, ठीक। दूसरे सेकंड में दूसरा मीटर, तो यानी कि ये यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक। 2 मीटर, क्योंकि मीटर ऊपर है ना, और समय सेकंड में इधर, ठीक। अब ये 3 सेकंड में 3 मीटर यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा करीब करीब। 4 सेकंड में 4 मीटर यानी कि यहाँ आ जाएगा। ऐसे 5 सेकंड में 5 मीटर यानी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कर देते हैं, इन पॉइंट्स को बना देते हैं। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक। ये कब आ रहा है? जब वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है। अभी अगर मान लीजिए वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो जाए, ठीक। तो वेलोसिटी अगर 4 मीटर पर सेकंड हो जाए कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उस केस में क्या होगा? 4 मीटर पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में 4 मीटर, तो 1 सेकंड यहाँ पे है और इसमें कितना जा रहा है? वो 4 मीटर जा रहा है, देखिए। तो दूसरे सेकंड में कितना जाएगा? 8 मीटर जाएगा। तो 8 मीटर मान लीजिए 5 के बाद 6 यहाँ पे था, 7 यहाँ और 8 यहाँ, तो लगभग यहाँ पहुँचेगा ये दूसरे सेकंड में। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, जब भी वेग कम हो रहा है, वेग कम हो रहा है, तो ग्राफ आपका कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। 2 था, 1 हुआ, नीचे आ गया। अगर मान लीजिए और कम कर देते, आधा कर देते, 1 से भी हाफ कर देते, तो और नीचे आ जाता, और नीचे आता, और नीचे आता। तो वेलोसिटी को अगर आप कम करते जा रहे हैं तो ग्राफ इस तरीके से नीचे जा रहा है। लेकिन अगर वेलोसिटी को आप बढ़ा रहे हैं, 2 से 4 कर दिया, तो ग्राफ क्या हो गया? ऊपर चला गया। अभी ग्राफ यहाँ है, 4 हो गया, ऐसे हो गया, 5 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो वेलोसिटी बढ़ाने पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम एक रेफरेंस निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी अगर हम बढ़ा रहे हैं तो ग्राफ क्या जा रहा है? ऐसे जा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और अगर हम वेलोसिटी घटा रहे हैं तो ग्राफ क्या आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, नीचे की तरफ आ रहा है ग्राफ। कब? जब वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। इससे समझते हैं, पहले क्या था? कार कांस्टेंट स्पीड से चल के जा रही थी, नियत चाल से चल के जा रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? ये एक्सेलरेशन के साथ दौड़ रही है कार। मतलब क्या हो रहा है कि अभी इसकी स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है। एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, ठीक है। एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है? जब हम किसी चलती हुई कार की या किसी वस्तु की अगर हम स्पीड में परिवर्तन कर दें, उसकी वेग में परिवर्तन कर दें, उसी को त्वरण बोलते हैं, ठीक है। उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक। तो ये त्वरित गति करते हुए जा रही है, मतलब इसका हर सेकंड बाद एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और चेंज क्या? बढ़ रहा है। इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है आपका, ठीक। तो अगर मान लीजिए पहले 1 मीटर पर सेकंड है इसकी स्पीड कार की, तो अगले सेकंड में कितना हो रहा है? 2 मीटर पर सेकंड, उसके बाद 3 मीटर पर सेकंड, उसके बाद 4 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ के क्या हो रही है? स्पीड बढ़ रही है। तो जितना ये कार पहले सेकंड में चलेगी, उससे ज़्यादा अगले सेकंड में चलेगी। क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। और उससे भी ज़्यादा वो उससे अगले सेकंड में चलेगी। तो यहाँ पे किस तरीके से ग्राफ आएगा देखते हैं। तो पहले सेकंड में क्या होगा? मान लीजिए कुछ इस तरीके से स्पीड आ जाएगी यहाँ पे, ठीक। दूसरे सेकंड में पहले मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे आ गया। अगले में क्या हो रहा है? 2 मीटर पर सेकंड, तो ग्राफ क्या हो जाएगा? थोड़ा ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। अगले में 3 मीटर पर सेकंड, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जितना डिस्टेंस ये पहले में ट्रेवल कर रहा है, उससे ज़्यादा डिस्टेंस अगले में ट्रेवल करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीड बढ़ गई है, ठीक। अब इससे भी ज़्यादा वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अगले 1 सेकंड में। तो ये मान लीजिए यहाँ चला गया, फिर मान लीजिए यहाँ चला गया, फिर मान लीजिए यहाँ चला गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये कुछ पैराबोलिक पाथ की तरह आ रहा है, परवलय पाथ की तरह, ठीक। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे? जब कभी भी स्पीड बढ़ेगी तो हमारा ग्राफ क्या होगा? जैसे मैंने बताया था, ग्राफ क्या होता है? स्पीड बढ़ने पे ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ग्राफ ने ऊपर की तरफ उठना शुरू किया, फिर और ऊपर की तरफ उठना शुरू किया, फिर और ऊपर की तरफ उठना शुरू किया, फिर और ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से ऊपर उठते 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 ये एक परवलय पाथ बन जाएगा, ठीक। जब भी हमारी स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही होगी, ठीक। तो यहाँ पे वही हो रहा है। और अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट होती तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से आ जाता, अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट होती तो, ठीक। और मान लीजिए, इसी में समझ लेते हैं, अगर मान लीजिए
पहले कुछ सेकंड तक बढ़ रही है स्पीड, लेकिन बाद में क्या हो रही है, घट जा रही है, और उसके बाद क्या मान लीजिए स्पीड एकदम जीरो हो जा रही है। तो उसके केस में ग्राफ कैसे बनेगा, उस केस में ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक, और फिर उसके बाद यहाँ पे ग्राफ इस तरीके से जाएगा। ठीक, मान लीजिए स्टार्टिंग में कुछ स्पीड बढ़ी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ स्पीड बढ़ी, उसके बाद धीरे 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 क्या हो गई, कम हो गई, स्पीड कम हो गई। आप देख रहे हैं हमारा जो एक्स है, जो डिस्प्लेसमेंट है, उसमें परिवर्तन क्या हो गया, होता जा रहा है, कांस्टेंट होते जा रहा है। अब क्योंकि गाड़ी रुक गई है तो क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं होगा, तो समय सिर्फ बढ़ता रहेगा और डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ेगा। हाँ, यही हो रहा है। और इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या होता है, आपका जो वेलोसिटी होता है वो हो जाता है जीरो। ठीक है, तो हमें समझना यही है कि जब भी हमारा बोले कि स्पीड बढ़ रही है तो हमारा ग्राफ इस तरीके से जाएगा। स्पीड अगर मान लीजिए कांस्टेंट है तो ग्राफ ऐसे सीधे स्ट्रेट लाइन चला जाएगा, और स्पीड अगर कम हो रही है तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, तो ये कब आया हमारा ग्राफ, जब स्पीड वेलोसिटी जो है कम हो रही है, और यहाँ पे क्या कब आया ग्राफ, जो वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और यहाँ पे कब आया, जो वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में। विस्थापन समय ग्राफ को एक और उदाहरण के साथ हम लोग समझेंगे। एक और उदाहरण में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए कोई एक बॉल दी हुई है। ठीक है, और ये बॉल जो है, जो ये गेंद है, इसकी जो प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी, वो 10 मीटर पर सेकंड दी हुई है। ठीक, और जी की वैल्यू जो दी है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे ये बोल रहा है कि पहले तो गेंद ऊपर जाती है। ठीक है, ऊपर जाएगी भाई, जब तक इसके अंदर वेलोसिटी है तब तक ये गेंद ऊपर जाएगी, है ना। फिर धीरे धीरे जब बॉल ऊपर जाएगी तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, तो बॉल को नीचे की तरफ खींचने की प्रयास करेगा। तो क्या होगा, ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर वापस बॉल नीचे की तरफ आना शुरू कर देगी। तो इसी का हमें ग्राफ बनाना है। तो देखिए कैसे होगा। तो पहले 1 सेकंड में क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितनी जा रही है बॉल, 10 मीटर, है ना। अब ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से ये चेंज आ रहा है ना, वेलोसिटी में। तो ये क्या कर देगा, इसकी स्पीड को कम कर देगा, है ना, क्योंकि ये नीचे के डायरेक्शन में होता है जी। तो ये कितना चेंज कर रहा है, ये 10 मीटर पर सेकंड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी में कितना चेंज लेके आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। तो ऊपर अगर मान लीजिए बॉल, सॉरी यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है बॉल, तो 1 सेकंड बाद क्योंकि इसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो ये 20 मीटर पर सेकंड की जगह कितना बचेगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो आफ्टर 1 सेकंड ये वेलोसिटी हो जाएगी आपकी 10 मीटर पर सेकंड। और 1 सेकंड के बाद क्या होगा, और 1 सेकंड के बाद ये हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड, है ना, क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वेलोसिटी कम होती जा रही है। सिमिलरली यहाँ पे जाने के बाद 0 हो जाएगी, लेकिन अगले 1 सेकंड में फिर से इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, और फिर अगले सेकंड में इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इस तरीके से कुछ हो रहा होगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका देखते हैं। ये मान लीजिए 1 सेकेंड, ये मान लीजिए 2 सेकेंड, ये मान लीजिए 3 सेकेंड, ये मान लीजिए 4 सेकेंड। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। वन 2 3 एंड 4। 4 सेकेंड में ये हमारा मोशन खत्म हो रहा है ना, 2 सेकेंड ऊपर जाने में और 2 सेकेंड नीचे आने में। तो ये हो गया मान लीजिए आपको यहाँ पे इनिशियल में जो हमारी स्पीड दी हुई कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये 20 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए यहाँ पे 20, और यहाँ पे मान लीजिए 10,
तो मान लीजिए 1, ये 2, ये 3 और ये 4 सेकेंड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा इस केस में पहले 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद 1 सेकेंड बाद कितना हो गया 10, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगी वेलोसिटी 0, तो ये यहाँ आ जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से हो जाएगा ऊपर जाने के केस में, ठीक। अब पहले तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था, ऊपर 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 जा रही थी। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, नीचे नीचे जा रही है ना। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी में तो मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा इस केस में -10 मीटर पर सेकेंड, तो ये -10 मान लीजिए यहाँ और -20 मान लीजिए यहाँ, ठीक। तो ये अगले 3 सेकेंड में यहाँ पहुंच जाएगा और अगले चौथे सेकंड में फिर से ये -20 पर पहुंच जाएगा। तो ये ग्राफ जो है इस तरीके से कुछ बन जाएगा, ठीक। ये हमारा किसका ग्राफ हो गया, वेलोसिटी का ग्राफ हो गया, ठीक। वेलोसिटी के लिए ये हो रहा होगा। अब अगर इसी में पूछ ले स्पीड का क्या होगा, तो स्पीड क्या होता है, जैसे दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती है तो स्पीड भी नेगेटिव नहीं होगी। तो यहाँ पे तो सेम ही होगा ऊपर जाने के टाइम पे ऐसे, फिर यहाँ कम हो जाएगा। फिर इस केस में क्या होगा, फिर से ये 10 होगा, तो 10 क्या होगा, पॉजिटिव 10 होगा, तो ये पॉजिटिव 10 मतलब यहाँ। फिर उसके बाद क्या होगा अगले सेकंड में पॉजिटिव 20, तो मान लीजिए यहाँ। तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और ये ग्राफ किसका हो गया, स्पीड का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब इसी में अगर आपसे पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसे आएगा, हाँ, या डिस्टेंस का ग्राफ कैसे आएगा, तो देखो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ और डिस्टेंस का ग्राफ अभी हम लोग समझते हैं उसको। तो इनिशियल में वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा, है ना। और अगले 1 सेकंड में क्या हो रहा है, जब ऊपर की डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी कम होते जा रही है, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी कम होते जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। पहले क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, ये मान लीजिए 20 मीटर तक अगर जा रहा है तो पहले सेकंड में ये 10 नहीं जाएगा, 10 से थोड़ा ज़्यादा जाएगा, तो ये पहले सेकंड में कुछ इस तरीके से जाएगा ऐसे। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर 20 तक जाना है तो ये थोड़ा सा कम जाएगा, ठीक है, दूसरे सेकंड में। क्यों जाएगा कम, क्योंकि पहले स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, और बाद में जब स्पीड कम हो गई तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहले क्या हो गया, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया, फिर उसके बाद इतना हो गया, कम हो गया। सिमिलरली जब बॉल ऊपर पहुंच गई, ऊपर के बाद नीचे आना शुरू करेगी बॉल, तो जब नीचे आना शुरू करेगी तो इनिशियल में तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, है ना। ऊपर जाने के टाइम पे जब नीचे से ऊपर जा रही है तब तक ऊपर जाएगी जब तक वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई, तो उसके बाद क्या नीचे आना शुरू करेगा, तो नीचे की तरफ जैसे बॉल बढ़ेगी उसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो इनिशियल में क्योंकि उसमें वेलोसिटी कम है इसलिए वो कम डिस्प्लेस होगी, इसलिए उसमें विस्थापन कम होगा, और बाद में क्या होगा, विस्थापन ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, पहले विस्थापन कम होगा, कुछ इस तरीके से होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, विस्थापन ज़्यादा होगा, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। तो इसका जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में अगर पूछ ले आपसे कि डिस्टेंस के केस में क्या होगा, तो ये ऊपर जाने पे कुछ इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या नीचे आ रही है निगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव नहीं होती है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो वो क्या होगा, आप इसी ग्राफ को, जो ग्राफ ये नीचे गया है, इसी को एज इट इज ऊपर उठा देंगे, तो ये ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, और ये हमारा जो ग्राफ होगा ये होगा डिस्टेंस का ग्राफ, यानी कि दूरी का ग्राफ। और ये जो हमारा ग्राफ आया ये आया विस्थापन का ग्राफ, ठीक। आई होप ये आपको समझ में आएगा, ये आप नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में हमने विस्थापन समय ग्राफ के बारे में पढ़ा। आई होप आपको विस्थापन समय ग्राफ के बारे में समझ में आया होगा, और आगे की क्लास में हम डिफरेंट ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे और आगे त्वरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास के बाद हम आपके लिए एक होमवर्क है छोटा सा। गृह कार्य में क्या है आप देख सकते हैं, एक ग्राफ आपको बनाना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कब,
जब किसी गेंद को एक निश्चित ऊंचाई से क्षैतिज धरातल पर गिराया जाता है। तो ये मान लीजिए गेंद है, गेंद को हमने एक निश्चित ऊंचाई से क्षैतिज धरातल पर गिरा दिया। अब गिराने के बाद क्या हुआ, बॉल नीचे गई और सेम डिस्टेंस तक ऊपर उछल के वापस आई। क्योंकि मैंने चौक को गिराया था इसलिए वापस नहीं आया चौक, बॉल होता तो शायद वापस आता। तो हमने क्या किया, एक निश्चित ऊंचाई से इसको धरातल पर गिराया और बॉल वापस उसी हाइट तक वापस ऊपर आई। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, ये आप लोगों को घर पे ट्राई करना है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।